हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे उत्तराखंड कोर्स की क्लासेस में। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। यहाँ पर आज जो होगा आपका उत्तराखंड में आपके जो मैंने चंद वंश और पवार वंश को कंप्लीट कर दिया है, उनका रिवीजन क्लास है। तो आज की रिवीजन क्लास में हम चंदों और पवारों को रिवाइज करेंगे क्योंकि हमने मध्यकाल कंप्लीट हो गया है, जिसमें मैंने चंदों के शासकों के बारे में और पवार शासकों के बारे में कंप्लीट क्लासेस करी है। आप मेरी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, वहाँ चंद और पवार शासकों के बारे में सारी क्लासेस हैं। और इसी के साथ-साथ मैंने वहाँ पर आपको जो भी इनके कर प्रणाली थी या कर के बारे में बताया है, वहाँ पर जो भी इनके जो महत्वपूर्ण किले थे, उनके बारे में भी क्लासेस हो चुकी है। तो आज का जो क्लास है वो क्या है, रिवीजन क्लास है। तो यहाँ पर हमारा जो था चंद्रवंश था और यहाँ पर तो यहाँ पे जो हमारी आज क्लास है रिवीजन रिवीजन क्लास है ये। तो ये रिवीजन क्लास है। अभी हम क्या देखेंगे कि चंद और पवार इस क्लास में जितना हमारा हो पाता है, हम उतने शासकों को कंप्लीट कर लेंगे रिवीजन और एक क्लास और होगी क्योंकि 2 क्लास तो यहाँ पर रिवीजन के लिए चाहिए ही चाहिए। तो मध्यकाल, अभी आप सोचेंगे यहाँ पवार लिखा है, यहाँ चंद लिखा है। क्योंकि क्या था कि चंद वंशी शासकों को हमने पहले पढ़ा है क्योंकि सोमचंद से स्टार्ट हुआ था। टाइम पीरियड हालाँकि इसका 700 भी दे रखा है कहीं पर और कहीं पर 1019-20 भी दे रखा है। लेकिन हमने जो स्टार्टिंग करी है अजय पाल के शासनकाल से हमने जो मोस्टली लिया है इसको, अजय पाल के शासन और इससे पहले यहाँ पे बहुत सारे शासकों के बारे में जानकारी मिल चुकी है। तो हमने इस साइड चंदों को लिख दिया और इस साइड पवारों को लिख दिया है। पहले हम यहाँ पर चंद और पवारों को लिख देते क्योंकि हमारा उत्तराखंड के मैप में ये जो था चंदों का अधीन था और ये साइड, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो यहाँ पर आप चंद वंश को देखते हैं और यहाँ पर पवार। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ लिखा था। लेकिन यहाँ क्या है, आज हम मैपिंग नहीं करेंगे तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, रिवीजन क्लास में शासकों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं सोमचंद की। तो सोमचंद का टाइम पीरियड यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर हम यहाँ पे शासकों के टाइम पीरियड को फिर से लिखते चले जाएँगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगी। स्पेस नहीं बचेगा मतलब। तो यहाँ पर जो था सोमचंद का कहीं पर 700 ईस्वी माना गया है और कुछ बुक्स में क्या है 1019-20 माना गया है। तो सोमचंद का आगमन कब होता है? ये झुसी का रहने वाला होता है और कहाँ आता है, उत्तराखंड भ्रमण के लिए आता है। ब्रह्मदेव या वीरमदेव से मुलाकात होती है, जब उसकी मुलाकात उससे होती है तो वो अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। 15 बीघा ज़मीन किसको देता है? सोमचंद को दान दे देता है। 1025 में ये क्या करता है, चंद्रवंश की नींव रखता है, राजगंगा किले का निर्माण करवाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राजगंगा किले का निर्माण किसने कराया था? सोमचंद ने करवाया था। ये कहाँ पर है? चंपावत में। काली कुमाऊँ वाला क्षेत्र कहलाता था चंपावत। काली कुमाऊँ आ सकता है या चंपावत आ सकता है, तो वो क्या है, वो सोमचंद ने वहाँ राजगंगा किले का निर्माण कराया। चंदों का महत्वपूर्ण किला है, वहाँ पे चंद्रवंश की नींव रखी गई थी। और इसके साथ-साथ इसने क्या करा था, रावत और खस जो भी थे शासक, उनको पराजित कर दिया था और महर और फतेयालों को अपने अधीन कर लिया था। जिसमें आपके महर और फरतेयाल में क्या थे, एक राजा होता था और एक यहाँ पर क्या था, इसका जब पुत्र हुआ तो उसको कहते हैं राजकुमार, जो पुत्र हो जाते हैं उसको कहते हैं राजकुमार। तो महर लोगों को यहाँ पे फड़त्याल जो फड़त्याल होते थे वो राजा के साइड में रहते थे, 2 भागों में डिवाइड हो गई थी इनकी शासन प्रणाली और दूसरा महर लोग जो होते थे वो राजकुमार के साइड, यानी कि ये एक दल है और ये एक दल है, 2 दलों में थे ये। तो ये इनके विश्वसनीय लोग थे और आगे तक यही इनका कहते हैं साथ भी देते हैं। तो ये थे राजकुमार और फतेयाल। बात करते हैं राजगंगा की, तो जो राजगंगा जो किले का निर्माण कराया गया था इसने राजगंगा, ये है राजगंगा। राजगंगा किले का निर्माण करवाया तो इसने चारों ओर क्या है, 4 अन्य जातियों को भी बसाया था। मतलब उनके किलों का भी निर्माण कराया था। तो कार्की चौधरी जो पूरब में आते हैं वो है कार्की, क्योंकि पूर्वी कार्की और पश्चिमी चौधरी। और ऊपर था बोरा और नीचे तड़ागी। तड़ागी यानी कि तड़ाग आप तालाब से देखते हैं तो नीचे की ओर तालाब होता है
और पूर्वी को कहते हैं पूर्वी, पूर्वी में भी बड़ी की मात्रा आती है, कारकी में भी। तो पूर्वी, कारकी एक जैसा ही 2 वर्ड का वो भी शब्द है और 2 ही वर्ण का ये भी शब्द है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूर्वी कारकी जोधि बोरा तरागी ये हो गया। बोरा को क्या होता है ऊपर उठाया जाता है, आप ट्रिक याद कर सकते हैं। बोरा जो होता है कंधे पे रखा जाता है, तो ऊपर रहेगा बोरा, नीचे रहेगा तरागी, पूर्व में रहेगा कारकी और यहाँ पे ये हो गया। तो 4 क्या है इसने जातियों को बसाया था। इसके साथ-साथ इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था को भी लागू करा था, जिसमें आपका बूढ़ा, सयाना और क्या होते थे कि यहाँ पर इसके वहाँ त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था थी। तो सबसे पहले चंदों में एक पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था और इसमें सलाहकार होते थे, सिविल मंत्री होते थे। इसके बाद आ जाता है आपका आत्मचंद। जब सोमचंद की मृत्यु आती है तो अगला शासक जो होता है उसका नाम था आत्मचंद। आत्मचंद इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बात करी गई है, तो इसे ऐसे रहने देते हैं। फिर आ जाता है पूर्णचंद इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है। संसार चंद, सुधा चंद, हमीर चंद और वीणा चंद। ये कौन था? ये था संस्थापक। यहाँ पर हमारे रहे ये आत्मचंद, पूर्णचंद, संसारचंद, सुधाचंद, हमीरचंद और वीणाचंद ये सारे शासक रहे। और जब वीणाचंद था वो क्या था इसकी मृत्यु हो जाती है, ये था निसंतान, ये निसंतान था, ये निसंतान था, निसंतान था। वीणाचंद की मृत्यु हो जाती है, तो ये क्या था निसंतान था। तो इसके बाद में कौन आए थे? खस शासक आए। यहाँ पर कौन आए? खस आ गए थे। खस शासकों का शासन रहा। लेकिन क्या हुआ कि मेहर और फरत्याल लोगों को पता चलता है, तो श्री स्वर्ण सिंह खड़ायत के नेतृत्व में श्री स्वर्ण सिंह खड़ायत के नेतृत्व में क्या होता है कि उन्हें पता चलता है कि इन्हीं के चंदों का एक जो पुत्र है या फिर कोई शिशु वो कहाँ पर है? अभी नेपाल में है। तो नेपाल में है तो वो नेपाल से लेकर आते हैं और वो चंदवंशी शासक होता है वीरचंद। तो ये जो इसकी निसंतान मृत्यु हो गई थी और ये ज़रूरी नहीं है कि इसका पुत्र ही हो, ये भाई-भाई भी हो सकते हैं। तो जो संसार चंद होता है इसका भी एक पुत्र होता है और इसके पुत्र का नाम क्या होता है? वीरचंद होता है। इसके पुत्र का नाम होता है इसका पुत्र था ये और इसका नाम क्या होता है? वीरचंद। वीरचंद होता है। तो वीरचंद किसका पुत्र था? संसार चंद का पुत्र था और इसको लेके आते हैं कहाँ? ये लेके आते हैं नेपाल से वीरचंद। तो जब ये आता है तो ये क्या करता है खस और रावत लोग जो खस लोग थे जिन्होंने शासन करा था, देखो इसने क्या है खसों और रावतों को हराया था। लेकिन जब यहाँ वीराचंद का टाइम पीरियड आता है तो जो इनको हराया था वही आके क्या कर लेते हैं यहाँ पर थोड़े टाइम तक क्या कर जाते हैं शासन में रहते हैं। और खस और रावत लोग फिर क्या पता चलता है जो फरत्याल लोग थे वो किसे लेके जाते हैं? वो लेने जाते हैं फरत्याल लोग श्री सोहन सिंह खरायत के नेतृत्व में। इन्हें पता चलता है संसार चंद का एक पुत्र है उसका नाम है वीरचंद। वीरचंद होता है नेपाल में तो नेपाल से लेके आते हैं कहाँ पर कुमाऊँ क्षेत्र में और गद्दी पे बिठा देते हैं। तो ये क्या करेगा अब ये करेगा जो इनके साथ वाले लोग हैं जैसे मेहर और फरत्याल उनको क्या करेगा एकत्रित करेगा और जो खस और रावत लोग हैं उनको क्या कर देगा भगा देगा, मार डालेगा। तो वीरचंद भी वही करता है, क्या कर देता है खस और फरदयाल को खदेड़ देता है जबकि मेहर और नहीं खस और रावत लोगों को खदेड़ देता है और मेहर फरदयाल लोग को अपने एकत्रित कर देता है, राजपूत ब्राह्मणों को संगठित कर देता है और फिर से स्थापित करता है। इसके बाद आता है रूपचंद, इसके बाद आता है रूपचंद, भीष्मचंद, भीष्मचंद, रूपचंद, भीष्मचंद दिख रहा है आपको? भीष्मचंद के बाद आएगा यहाँ पर भीष्मचंद, रूपचंद, भीष्मचंद, मेघचंद, ध्यानचंद, मेघचंद,
मेघ चंद, ध्यानचंद, पर्वतचंद, पर्वत चंद, थोरचंद, कल्याणचंद, कल्याणचंद, विक्रमचंद। तो ये तो इनके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है। तो ये मेघचंद है, धर्मचंद है, ध्यानचंद है। थोरचंद जो था इसे कहा जाता है कि ये जो था कहते हैं चंद्रवंशी शासक रहा है। लेकिन ये देखिए आप यहाँ सोमचंद की बात चल रही है, सोमचंद के कितने बाद थोरचंद का आगमन होता है। तो शासक कौन होगा? जो वास्तविक शासन है स्थापित करा था वो कौन था? संस्थापक सोमचंद थे जबकि। तो ये इसके बारे में भी कह सकते हैं वहाँ पे कुछ-कुछ पुस्तकों में इसके बारे में चर्चा की गई कि थोरचंद क्या है जो चंद्रवंश का क्या है वास्तविक संस्थापक की बात कर रही है। लेकिन सोमचंद है वैसे। विक्रमचंद आता है, विक्रमचंद की बात करेंगे तो विक्रमचंद क्या करता है ये क्या करता है 12 मंडल अभी तो चंद्रवंश की नींव रख दी थी ना, चंद्रवंश की नींव रख दी तो क्या होगा चंद में क्या करेंगे अपने राज्य का विस्तार करेंगे, धीरे-धीरे राज्य को फैलाएँगे। तो यहाँ पर भी वही चल रहा था, इन्होंने अपने क्षेत्र को फैलाने की शुरुआत कर दी थी जिसमें विक्रमचंद क्या करता है कि अपने राज्य की सुरक्षा के लिए नैनीताल या भीमताल वाले क्षेत्र में एक किले का निर्माण करता है। भीमताल वाले क्षेत्र में क्या करता है किले का निर्माण करता है, तो वो कौन करता है विक्रमचंद। और इसके अलावा ये छकाता, पाली, 12 मंडल वाले क्षेत्र जो होते हैं उसे भी जीत लेता है कौन विक्रमचंद राज्य विस्तार के दौरान। फिर इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है तो आ जाता है डमरूचंद, धर्मचंद, उभयचंद। डमरूचंद, डमरूचंद, उभयचंद, ध्यानचंद, डमरूचंद, उभयचंद, धर्मचंद, डमरूचंद, धर्मचंद, उभयचंद, धर्मचंद आएगा यहाँ पे। धर्म, उभयचंद, कल्याण, बालो कल्याणचंद। नहीं ज्ञानचंद था ये ज्ञानचंद। गरुड़, चंद, गरुड़, ज्ञानचंद या ज्ञानचंद। तो इसके बारे में आपने सुना होगा उभयचंद। इसके इनके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है लेकिन गरुड़, ज्ञानचंद तो जिन-जिन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है जैसे सोमचंद के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था यहाँ पर इसके बाद वीरचंद के बारे में पढ़ाया है मैंने। रूपचंद, भीष्मचंद, मेघचंद, धर्मचंद, थोरचंद, कल्याणचंद। कल्याणचंद के बारे में कुछ ज़्यादा खास नहीं है। विक्रमचंद के बारे में पढ़ाया था आपको यहाँ पर तो थोड़ा-सा बॉक्स में डाल देते हैं जिन-जिन के बारे में हमें देखा है हमने। तो यहाँ पे गरुड़ ज्ञानचंद आता है, उड़ते हुए गरुड़ को मार देता है मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में, तो इसे गरुड़ की उपाधि दे देते हैं। तो ये ज्ञानचंद पहले इसका नाम ज्ञानचंद होता है, गरुड़ इसका यहाँ से जुड़ता है। तो गरुड़ ज्ञानचंद क्या होता है, पहले तो बहुत ही अच्छा होता है। इसके दरबार में क्या होता है कि इसके दरबार में वो होता है श्री स्वर्ण सिंह खड़ायत श्री स्वर्ण सिंह खड़ायत वो होती है जस्सा कमलेखी होता है, जस्सा कमलेखी होता है और एक होता है आपका 2 होते हैं इनके इसके दरबार में। एक होता है आपका नीलू कटायत होता है और एक होता है जस्सा कमलेखी। इसका जो बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय होता है मतलब बहुत ही ज़्यादा बहादुर होता है वो होता है नीलू कटायत। तो नीलू कटायत क्या होता है इसे तराई वाले क्षेत्र में जैसे इसे ये आता है कि मोहम्मद बिन तुगलक होता है उड़ते हुए गरुड़ गाने इसे क्या करता है खुश हो जाता है और इसे तराई वाले क्षेत्र का अधिकार दे देता है और इसे गरुड़ की उपाधि दे देता है। लेकिन क्या होता है संभल का जो नवाब होता है फिर से वहाँ पे क्या करता है आक्रमण करता है तराई वाले क्षेत्र को और यहाँ पर जस्सा कमलेखी जब उसमें कर देता है तो वहाँ पर आता है नीलू कटायत इसका सेनापति वो क्या कर देता है अपने क्षेत्र को वापस लेता है चंद्रवंश के। तो उससे खुश होकर ये क्या कहता है उसे 3 गाँव जो होते हैं खुशी में पुरस्कार के फॉर्म में दे देता है और
कुमैया खिल्लत की उपाधि दे देता है किसको? नीलू कटायत को। नीलू कटायत इसी के टाइम पीरियड था। तो और इसके साथ-साथ जब इसने देखा इसका भी एक दरबार में एक और व्यक्ति था, उसका नाम था जस्सा कमलेखी। वो क्या था मन ही मन किससे चिढ़ता था? नीलू कटायत से। तो उसने शुरू कर दिए ज्ञानचंद के कान भरने। तो ज्ञानचंद के जब इसने कान भरने शुरू कर दिए तो उसने उल्टी-उल्टी बातें करी जिससे वो गुस्सा होकर नीलू कटायत से नाराज़ होकर क्या कर देता है उसके 2 पुत्रों की हत्या कर देता है। नीलू कटायत के 2 पुत्रों की हत्या करता है गुरु ज्ञानचंद। इसके बाद जस्सा कमलेखी के बारे में जब पता चलता है नीलू कटायत को तो वो जाता है न न नीलू कटायत के पास वो जस्सा कमलेखी के पास और वो उसकी वहाँ पर हत्या कर देता है। अब यहाँ पे राजा को पता चलता है कि उसने जस्सा कमलेखी की इसके दरबार में सारे ही लोग इसके दरबार में अब दरबार में ही कोई राजा के नीचे किसी को मार दे रहा है तो राजा को पता चलेगा तो राजा क्या करेगा उसे दंड देगा। तो यहाँ पर जब पता चलता है कि जस्सा कमलेखी की हत्या नीलू कटायत ने कर दी है तो यहाँ पे ये इसकी हत्या कर देता है नीलू कटायत की। तो फिर क्या हुआ कि पहले तो बहुत अच्छा था शासक, फिर इसने धीरे-धीरे क्या कर दिया जनता पर भी अत्याचार शुरू कर दिए। अत्याचार शुरू कर दिए तो यहाँ रवाईकरों के जो नेता होता है, वो इनके विरुद्ध क्योंकि ये रवाईकर क्या है अपनी माँगें रख रहे थे, तो माँगें रख रहे थे तो इसने क्या कर दिया रवाईकर का जो भी नेता था उसकी क्या कर दी इसने हत्या करवा दी उसी के भाई से। कुंजीपाल की हत्या करवाई, कीर्तिपाल की हत्या कराई कुंजीपाल से और उसका एक पुत्र था क्षेत्रपाल। तो वो क्या बदला लेता है किसके जो रवाईकर का जो नेतृत्व कर रहा था, उसी का पुत्र था क्षेत्रपाल। तो बाद में जो होती है जनता भड़क जाती है और इसके दरबार में आके इसकी हत्या कर देती है क्षेत्रपाल के नेतृत्व में। तो यहाँ पे गरुड़ ज्ञानचंद की कहानी समाप्त है। अब इसके बाद क्या होता है इसने बहुत ज़्यादा ही जनता पे अत्याचार करे थे, तो यहाँ पर जो होते हैं इसके वंशज आते हैं वो क्या करते हैं इसकी पश्चाताप करते हैं। 1419 में इसकी हत्या हो जाती है। कुंजीपाल की हत्या कुंजीपाल था जैसे कुंजीपाल था, रवाईकरों का नेता था। इसका पुत्र जो था पुत्र क्षेत्रपाल था। क्षेत्रपाल था। इसकी हत्या करवाई इसके चाचा। इसका जो हुआ ये क्या हुआ चाचा हुआ। इसका नाम था कीर्तिपाल। आदेश किसने दिया था? राजा ने आदेश दिया था। तो इसकी हत्या इससे करा दी हत्या। कीर्तिपाल से करा दी। अब क्षेत्रपाल को पता चलता है तो वो जाता है रवाईकरों के नेतृत्व में। तो ये क्षेत्रपाल राजा के पास जाता है और इसकी हत्या कर देता है। हत्या कर देता है किसकी? राजा की हत्या कर दी क्षेत्रपाल ने जनता के साथ मिलकर उसके दरबार में जाकर। तो इसकी जो हत्या होती है 1419 में होती है। 1419 में इसकी हत्या हो जाती है किसकी? ये गरुड़ ज्ञानचंद की 1419 में हत्या कर दी। अब क्या हुआ जो इसने जनता पर जो भी क्या करे थे अत्याचार करे थे डिस्टर्ब कहाँ गया? तो जो क्षेत्रपाल था फिर क्या हो गई इसकी हत्या हो गई। अब इसके बाद इसके फिर और शासक आते हैं। अब इसमें आता है हरिहर चंद। तो नेक्स्ट शासक जो आएगा वो कौन होगा? हरिहर चंद उद्यान चंद। तो उद्यान चंद हरिहर चंद उद्यान चंद ये क्या करता है पापों का प्रायश्चित करता है। प्रायश्चित लिख देती हूँ मैं यहाँ पर प्रायश्चित प्रायश्चित करा इसने किसके पापों का? इसके पापों का गरुड़ ज्ञानचंद के पापों का प्रायश्चित करा था। इसने क्या करे पाप करे इसने पाप करे और इसने प्रायश्चित करा हरिहर चंद उद्यान चंद। फिर यहाँ पर हरिहर उद्यान चंद आता है आत्मचंद हरिहर सेकंड और विक्रम चंद। आत्मचंद विक्रम सेकंड नहीं आत्मचंद हरिहर विक्रम चंद। तो यहाँ पर आत्मचंद हरिहर सेकंड और विक्रम चंद।
सॉरी ये ना यहाँ पर त्रिलोक चंद था, ये जो था ना ये वाला था त्रिलोक चंद, जिसने क्या करा था भीमताल में किले का निर्माण कराया था, वो था त्रिलोक चंद। यहाँ आया था विक्रम चंद, ये क्या था भोग विलासी था, इसने भी पापों का प्रायश्चित करा, बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया, सब कुछ करवाया, लेकिन ये क्या हुआ था ज्यादा ही धार्मिक और वैसा हो गया था, उसने मोह माया का त्याग कर दिया था। अब राजा जो है भोग विलासी हो गया, मतलब क्या था इसे इस चीज से मतलब नहीं था, तो जनता क्या हो गई थी इसके विरुद्ध आ गई थी। तो यहाँ पे इसका जो होता है फायदा उठाता है, इसका भतीजा होता है, उसका नाम होता है भारती चंद, तो भारती चंद होता है यहाँ पर। भारती चंद होता है। अब भारती चंद जो होता है वो गद्दी पे बैठ जाता है, ये क्या होता है इसका भतीजा होता है, ये क्या होता है इसका भतीजा, भतीजा। तो यहाँ पे गद्दी पे कौन बैठ जाता है, राजा भूविलासी हो गए, जनता विरोधी हो गई, तो इसका फायदा उठाता है इसका भतीजा भारती चंद। अब ये क्या हो गया है कि यहाँ पे गद्दी पे बैठा, तो पहले क्या होता था ना कि जो सोमचंद शासक होते थे वो डोटी यानी कि नेपाल को कर देते थे, लेकिन यहाँ पे भारती चंद क्या होता है 12 वर्ष तक युद्ध लड़ता है, 12 वर्षीय युद्ध, 12 वर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो कौन लड़ता है, भारती चंद लड़ता है, भारती चंद यहाँ युद्ध लड़ेगा और जीत जाएगा, जिसमें बाद में ये कर देना मना कर देगा, वहां पे कर नहीं दिया जाएगा। तो भारती चंद जो होता है ये सबसे पहले क्या होता है स्वतंत्र चंद वंश की स्थापना करता है, स्वतंत्र चंद वंश स्थापित करा था किसने, भारती चंद ने, स्वतंत्र चंद वंश। तो किसके काल में हुआ था, भारती चंद। और कटक वाली युद्ध भी इसी काल में आता है। कटक वाली क्या होता है कि जब 12 वर्ष तक युद्ध चलता है तो वहाँ सैनिक रहते हैं, सैनिकों का क्या होता है अवैध संबंध रहते हैं, उनसे संतान उत्पन्न होती है, उसे ही कहते हैं कटक वाली युद्ध। तो भारती चंद के टाइम पीरियड की बात रही है। अब भारती चंद जो है गद्दी पर बैठ गया है, इसने क्या है बहुत सारी चीजें करी है यहाँ पर, सबको मतलब एक इसका पुत्र भी होता था वो गद्दी पे बैठेगा और उसका नाम था रतन चंद, रतन चंद। तो दोनों बाप बेटे ने मिलकर यहाँ पर कटक वाली युद्ध लड़ा था और जो भी क्षेत्र थे वहां पे जीते थे, तो काफी ज्यादा इन्होंने भी क्या करा है विस्तार करा है। और इसने क्या करा था, इसने पहली बार भू बंदोबस्त करवाया है, उत्तराखंड का पहला भू बंदोबस्त, उत्तराखंड का पहला भू बंदोबस्त, यूके फर्स्ट फर्स्ट भू बंदोबस्त, बंदोबस्त प्रयास किया था, सिर्फ कराया नहीं था, इसने प्रयास किया था भू बंदोबस्त कराने का, रतन चंद था। इसके बाद रतन चंद के बाद जो अगला शासक आता है उसका नाम होता है कीर्ति चंद। तो यहाँ पे हम देखेंगे कीर्ति चंद को, कीर्ति चंद, कीर्ति चंद। तो यहाँ पे आ गया था आपका कीर्ति चंद। तो ये हमारे जो इम्पोर्टेंट है उनको फिर से हाईलाइट कर देती हूँ, यहाँ पर बॉक्स में डाल देती हूँ। तो ये हो गया हमारा भारती चंद, रतन चंद, और यहाँ पे आ गया आपका कीर्ति चंद। तो ये हो गया आपका कीर्ति चंद। तो हमारे कीर्ति चंद आ गया है। अब यहाँ पर देखते हैं कीर्ति चंद भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसने सबसे पहले जो है गढ़वाल क्षेत्र पर आक्रमण करा है जहाँ पर अजय पाल का शासन चल रहा था। तो इसको अभी पहले बाद में करेंगे, यहाँ लिख देते हैं कनकपाल, कनकपाल। तो पहला संस्थापक कौन रहा है, यहाँ पर संस्थापक रहा है कनकपाल, संस्थापक कनकपाल। संस्थापक रहा है 888 से मतलब 86 या 88, 86 या 88 भी कह सकते हैं, मतलब इसी के आसपास क्या आया था, कनकपाल आया था। और ये भानु भानु प्रताप किससे मिला, भानु प्रताप ने छोटी पुत्री का विवाह कनकपाल को कर दिया, अपना राजपाट छोड़कर बद्रीनाथ क्या चले गया, दर्शन के लिए चला गया। तो ये भी ऐसे ही आया था, ऐसे सोमचंद आया था। तो यहाँ पर इसका किसका विवाह होता है, कनकपाल का विवाह होता है भानु प्रताप की बेटी से, चांदपुर गढ़ी का होता है। और यहाँ पर क्या होता है कि जब राज शासन में ये बैठ ही गया है तो ये क्या करेगा, अपने हिसाब से करेगा। तो यहाँ पे इसने पवार वंश की नींव रखी थी। इसके आगे के शासकों का नाम कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पे जो अगला शासक आता है उसका नाम होता है अजय पाल। ये कितने नंबर का आता है, 37वें नंबर का शासक होता है, 37वें नंबर का आता है शासक। जब कीर्तिपाल का शासन चल रहा होता है तो अजय पाल का शासन रहता है, और कीर्तिपाल और अजय पाल क्या होता है आपस में मुठभेड़ होती है। और इनके ही समय में एक बहुत बड़ी चीज है जो
नाथ संप्रदाय होते हैं बाबा नागनाथ को, ये दोनों ही मानते थे। कीर्तिचंद और अजयपाल आमने-सामने इनका होता है, जिसमें अजयपाल क्या होता है, हार जाता है और कीर्तिचंद विजय हो जाता है। ये हुआ कि इसने 52 गढ़ों को जीत लिया था। कहाँ पर? आपके 52 गढ़ों को जीता था। गढ़वाल वाले क्षेत्र के 52 गढ़ों को किसने जीता था? अजयपाल ने जीता था। अब इसने भी सोचा कि मैं अपने राज्य का और विस्तार करूँ और इसने भी सोचा कि राज्य का विस्तार करूँ। दोनों आपस में भिड़ गए और दोनों ही क्या थे, बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली थे। तो इसमें विजयी होता है कीर्तिचंद। अब जब ये क्षेत्र देने की बात करता है, तो इससे क्या कहता है, कर की बात करता है, तो इस पे क्या हो जाता है, कर लग जाता है। तो ये जो होता है अजयपाल कीर्तिचंद को कर दिया करता था। तो ये 52 गढ़ों को जीता था। इसमें इसके कर के बारे में मैंने आपको बताया था वहाँ पर कि सॉरी गढ़ों के बारे में मैंने आपको क्लास में बताया था और यहाँ कीर्तिचंद के बारे में बताया था। तो यहाँ पर जो आपका ये अजयपाल रहता है, इसका जो टाइम पीरियड था इसने जब आक्रमण करा था, तो वो कौन-से टाइम पर करा था? 1500 के आस-पास करा था। यहाँ पर जो इसने आक्रमण करा है 1500 में यहाँ पे कहाँ पर गढ़वाल वाले क्षेत्र में आक्रमण करा है। तो इसके बाद ये राजधानी परिवर्तन कर देता है, तो इसकी राजधानी 3 जगह होती है। पहले जो थी चाँदपुर गढ़ी थी, पहले राजधानी थी चाँदपुर गढ़ी। फिर देवलगढ़ मैंने आपको बताया था वहीं पर देवलगढ़। चाँदपुर गढ़ी कहाँ है? ये चमोली में है, देवलगढ़ ये पौड़ी गढ़वाल के आस वहीं पर है और ये फिर आती है श्रीनगर। तो राजधानी परिवर्तन का जो इसे विचार आया, क्यों आया? क्योंकि क्या है चंद्रवंशी शासक ने यहाँ पे आक्रमण कर चुका था। तो इसे फिर से डर लगा तो इसने राजधानी परिवर्तन कर कहाँ कर दी? राजधानी कर दी यहाँ पर श्रीनगर। लास्ट जो थी राजधानी श्रीनगर और ये जब तक ब्रिटिश शासन था तब तक रही है। तो इसके आगे जो पढ़ाऊँगी मैं नेक्स्ट क्लास में वहाँ पर आपको रिवीजन कराऊँगी और फिर उसके बाद देखते हैं हम अपने गोरखा शासन। अपना नहीं मतलब हमारा उत्तराखंड में गोरखा शासन क्योंकि गोरखा कहते हैं नेपाली लोग थे और उत्तराखंड में यहाँ पर कुछ टाइम तक शासन में रहे हैं। तो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में थोड़ा-सा और रिवीजन करेंगे। अभी ये मैंने ओवरऑल इतने शासकों के बारे में आज थोड़ा-थोड़ा बता दिया है। बीच-बीच में इसी तरह से रिवीजन चलता रहेगा और फिर देखते रहेंगे।